I'm going to start a new one chapter in macroeconomics, that is foreign exchange. Foreign exchange means, what is foreign exchange? First of all, we come to know foreign exchange means the currencies of all countries other than the currency of a particular country. एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी को छोड़ के बाकी कंट्री की जो करेंसी होती है उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज. जैसे इन केस ऑफ इंडिया तो इंडियन करेंसी रूपी एंड नोट्स एंड कॉइन्स को छोड़ के अदर देन बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं दुनिया की उनकी जो करेंसी होगी उसको हम बोलेंगे फॉरेन करेंसी. ओके, तो फॉरेन करेंसी का इंटरनेशनल बिजनेस में देयर इज यूज पार्टिसिपेशन और इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि विदाउट फॉरेन करेंसी वी कैन नॉट ट्रांजैक्ट विद द अदर कंट्रीज. आवर बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विद अदर कंट्रीज विदाउट द यूज ऑफ फॉरेन करेंसी, बिकॉज एवरी कंट्री वांट एज पेमेंट इन इट्स ओन करेंसी, राइट. तो फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी, खुद की करेंसी को छोड़ के बाकी कंट्रीज की जो करेंसी होती है उस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू नो अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट या रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. refers to the rate at which one currency is exchanged for the other currency. एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी जब एक्सचेंज की जाती है तो वहां पे जो एक रेट होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज या रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी विद अनदर करेंसी, दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट. द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स. What it does, rate of exchange measures the number of units to be exchanged or to be given to get of a particular country or domestic country to get one unit of another country. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी को परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, दूसरी कंट्री की एक यूनिट को एक्वायर करने के लिए हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी गिवन ऑफ द होम करेंसी. Just like if we want to purchase the dollar, US dollar, then how many rupees we have to pay to get one unit of dollar? That is known as exchange rate. Nowadays, suppose there is a rate of exchange of Indian currency and US dollar is 76:1. Means we have to pay 76 rupees to get 1 rupee of 1 unit of dollar. ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट. तो सिंपली एक्सचेंज रेट का मतलब हो गया कि एक ऐसा रेशियो जिसमें एक करेंसी की यूनिट के बदले में दूसरी करेंसी की कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में दी जाएंगी और ली जाएंगी. दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन कंट्री विच इज एक्सचेंज्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर वन यूनिट ऑफ अदर करेंसी. ठीक है, इट मीन्स कि ये एक मेजर है, ये कैलकुलेशन है कि एक यूनिट दूसरी कंट्री की एक्वायर करने के लिए आपको अपनी कंट्री की कितनी यूनिट्स देनी पड़ेगी, या फिर दो करेंसीज को जब आप आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उनमें एक कंट्री की करेंसी को एक्वायर करने के लिए दूसरी करेंसी की कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, आपको पे करनी पड़ेगी, वो कहलाता है एक्सचेंज रेट. तो इट इज सिंपली रेट ऑफ परचेज और रेट ऑफ सेल. जस्ट लाइक कि हम बाजार से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए कितने नंबर ऑफ नोट्स, रुपए हमें पे करने होते हैं, वो कहलाता है हमारा परचेज रेट या एक्सचेंज रेट. ठीक है, जैसे अगर बाजार में आप जाते हैं और एक किसी चीज को खरीदने के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं तो एक्सचेंज रेट इज 100 रुपीज फॉर वन यूनिट. तो लाइक दैट डॉलर या फिर कोई भी करेंसी हो सकती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल की जाती है और परचेज की जाती है. तो उसको परचेज करने के लिए आपको अपनी करेंसी की कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट. नाउ आई एम कमिंग टू एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अदर वन इज फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट.
In between, there is one more that is known as flexible but balanced exchange rate. ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज दैट रेट विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री. जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, तो अगर इंडिया की करेंसी की जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, इफ इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन इट विल बी कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, अंडर दिस सिस्टम the exchange value, the value of currency is expressed in terms of gold. के हमारे 1 रुपए के बदले में कितना गोल्ड हम देंगे. मतलब अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को 1 रुपया वापस करता है, तो गवर्नमेंट उसके बदले में उसको कितना गोल्ड देगी. तो यहां पर जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, दैट इज द एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड. ठीक है, तो उसका फायदा ये होता है कि गोल्ड, इसका मतलब ये होता है कि जो भी करेंसी मतलब कंट्री में इश्यू की जाएगी, उसके बदले में गवर्नमेंट को उतना गोल्ड रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा टू मेंटेन द रेट ऑफ एक्सचेंज. क्योंकि अगर गोल्ड रिजर्व कम या ज्यादा होगा, अगर रिक्वायरमेंट मतलब गोल्ड रिजर्व हमारे पास कम है और अगर हम करेंसी ज्यादा इश्यू कर देंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि गवर्नमेंट हर व्यक्ति को, जो भी गवर्नमेंट को करेंसी वापस करेगा, उसको गवर्नमेंट गोल्ड रिटर्न कर पाएगी. तो इसलिए यहां पर गवर्नमेंट को अपने पास गोल्ड रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है टू मेंटेन अ रेट ऑफ करेंसी विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, जबकि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है, उसमें गोल्ड रिजर्व की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वहां पे करेंसी की जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. वहां पर किसी करेंसी की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, मीन्स डिमांड और उसकी अवेलेबिलिटी के बेस पर डिपेंड करेगा कि उसकी रेट ऊपर होगी या नीचे होगी. मतलब एक्सचेंज रेट वेरी फ्रिक्वेंटली वहां पर बदलती रहती है, जबकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो रेट होता है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड अनटिल अनलेस द गवर्नमेंट चेंज द एक्सचेंज रेट. और गवर्नमेंट को अगर एक्सचेंज रेट चेंज करना है, देन दे हैव टू चेंज द गोल्ड रिजर्व. उसके लिए उनको गोल्ड रिजर्व की रिक्वायरमेंट मीन्स जो रिजर्व्स हैं उसको या तो बढ़ाना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा. ठीक है, और मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट जो होती है या फ्लेक्सिबल रेट जो होती है, उसमें नॉर्मली द मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज, बट समटाइम्स इफ द रेट्स आर गोइंग वेरी हाई और वेरी लो, देन the reserve bank means central bank of that country and the government interfere in the foreign exchange market to control the rates of exchange of that currency, ताकि उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो पाए. For that, government has to maintain the gold reserve to control the price of the exchange rate of that currency. Okay. Now I am coming to explain ये जो फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट. ठीक है, कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब इसके क्या मेरिट्स हो सकते हैं, क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं. देयर आर सो मेनी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, अ फ्यू ऑफ देम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट स्टेबिलिटी. मार्केट स्टेबिलिटी इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और वहां पे ये जो रेट होती है, ये एक लॉन्ग टर्म तक चलती है. मतलब ये है कि एक बार ये फिक्स कर दी, इट विल गो फॉर ए लॉन्ग पीरियड. तो उसका फायदा ये होता है कि वी आर अश्योर्ड कि अगर हम किसी कंट्री के साथ में बिजनेस करेंगे, तो हमें उसके बदले में कितना पेमेंट मिलेगा. मतलब उस करेंसी की वैल्यू में फ्रिक्वेंटली कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम अश्योर्ड हो जाते हैं कि हमें इतना पेमेंट मिलेगा या हमें इतना ही पेमेंट करना पड़ेगा. ऑन दैट बेसिस मार्केट जो होता है वो स्टेबल हो जाता है. ओके, दूसरा होता है कैपिटल मोबिलिटी. कैपिटल मोबिलिटी इसलिए होती है कि हमारे पास गोल्ड रिजर्व हमें मेंटेन करना पड़ता है, और उसके कारण जो मनी की जो वैल्यू रहती है वो फिक्स रहती है. मतलब ये कि जो एक्सचेंज रेट होती है वो फिक्स रहती है, तो इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैपिटल मूव हो पाती है, बिकॉज ऑफ कि वहां पे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
तो उससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो कांस्टेंट है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के कारण, मतलब चेंज नहीं होने के कारण वी आर अश्योर्ड कि इतना पैसा हमारा इन्वेस्ट रहेगा। नेक्स्ट इज अवॉइड स्पेक्यूलेशन। बिकॉज ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज जो रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए उसमें कोई सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेशन के चांसेस नहीं होते कि रेट बढ़ जाएगा तो हम उसका फायदा उठाएंगे या रेट कम हो जाएगा तो हम उसका सेल आउट करके या परचेज करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये फायदा मिलता है। उसके बाद होता है एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम एंड टू अदर कंट्रीज ऑफ द गुड्स ऑफ होम कंट्री। मतलब हम हमारी कंट्री के माल को दूसरी कंट्री में बेचते हैं या फिर दूसरी कंट्री के माल को हम हमारे यहां बुलाते हैं। दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजीली बढ़ पाता है बिकॉज ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट इन अनदर कंट्री, यू आर अश्योर्ड कि वहां से आपको इतने डॉलर या इतने पाउंड्स निश्चित रूप से मिलने वाले हैं, क्योंकि वो रेट हमेशा फिक्स रहेगी। तो आज जो आपने एक्सपोर्ट किया है उसके बदले में कितना रुपया आपको मिलने वाला है या कितने डॉलर्स आपको मिलने वाले हैं या कितने पाउंड्स आपको मिलेंगे, ये आप अश्योर्ड रहते हैं, क्योंकि वहां पे जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। तो ये स्टेबिलिटी जो रहती है वो आपको इंटरनेशनल ट्रेड करने में, आपको जो फियर होता है, ठीक है, लॉस ऑफ मनी होता है या बिजनेस लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इजीली हो पाता है और उसकी क्वांटम जो रहती है वो बढ़ती रहती है। उसके बाद चेक ऑन इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई होता है, तो चेक ऑन इन्फ्लेशन ये इनबिल्ट होता है कि यहां पे महंगाई पर अपने आप रोक लगती है। हाउ, वो कैसे हो पाती है? बिकॉज ऑफ इफ यू वांट टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, इट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द गोल्ड रिजर्व। ठीक है, तो गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के लिए आपको गोल्ड खरीदना पड़ता है, इसलिए इजीली आप मनी की सप्लाई को ना तो बढ़ा पाते हैं ना कम कर पाते हैं। अगर मनी की सप्लाई आप नहीं बढ़ा पाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है? जब मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर इन देयर हैंड्स, दे गो टू द मार्केट टू परचेज सो मेनी थिंग्स। ठीक है, वहां पर डिमांड बढ़ना शुरू होती है। सप्लाई अगर नहीं बढ़ पाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर डिमांड से ज्यादा, सप्लाई से ज्यादा अगर डिमांड होती है तो जो जिनके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है वो उस चीज को ज्यादा खरीद पाते हैं एंड दे इंक्रीज द प्राइस। ठीक है, और उसका इंपैक्ट ये होता है कि महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। बट इन गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, यहां पर ये होता है कि मनी का सप्लाई बढ़ाना आसान नहीं होता है बिकॉज ऑफ वी हैव टू इंक्रीज द गोल्ड रिजर्व। और गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने के लिए आपको गोल्ड परचेज करना पड़ेगा। इसलिए आपको मनी का सप्लाई सिर्फ उतना ही किया जा सकता है जितना हमारे पास गोल्ड रिजर्व है, या प्रोपोर्शनेट गोल्ड रिजर्व हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये इन्फ्लेशन को रोकने का काम करती है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपके बेनिफिट के हैं। इन एडिशन टू दिस देयर मे बी सो मेनी अदर मेरिट्स आल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट डिसमेरिट ऑफ दिस सिस्टम। तो डिमेरिट ऑफ सिस्टम इज दिस कि इफ यू वांट टू increase or you want to maintain the fixed rate of your currency, exchange rate of currency, then you need to maintain the use reserve of gold। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने अपनी मनी की जो वैल्यू है, अपनी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है, उसको गोल्ड में एक्सप्रेस किया है। एंड टू मेंटेन दैट गोल्ड रिजर्व यू हैव टू मेंटेन द गोल्ड रिजर्व। तो ऐसे में कंट्रीज को बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत होती है, जो हर कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, या और कई कारण हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। उसके बाद होता है डिस्करेज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि करेंसी एज ए कमोडिटी टू बी ट्रेडेड इन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस सिस्टम कि करेंसी की फिक्स वैल्यू रहती है, देयर इज नो अप एंड डाउन। जहां पे किसी चीज के बढ़ने और घटने की संभावना नहीं रहती है, वहां पर उस पर्टिकुलर चीज में जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो मनी कैन नॉट बी, और से फॉरेन एक्सचेंज कैन नॉट बी ट्रेडेड इन द फॉरेन मार्केट as a commodity, that is only traded as a part of payment
ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, तो इसका नुकसान जो होता है वो ये होता है कि वेंचर कैपिटल के रूप में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो यूज नहीं हो पाता है और इससे एक नया रास्ता जो बिजनेस का होता है वो नहीं मिल पाता है। नाउ आई एम कमिंग टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, बट द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी। ठीक है, किसी करेंसी की अगर डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली रेट क्या होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ दैट करेंसी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब होता है कि यू हैव टू पे मोर ऑफ योर करेंसी टू गेट दैट पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी। ठीक है, जैसे अगर डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो डॉलर्स के रेट ऊंचे होते जाएंगे, मतलब एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि यू हैव टू पे मोर रुपीज टू गेट 1 यूनिट ऑफ डॉलर। और अगर डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी देन ऑटोमेटिकली द रेट ऑफ एक्सचेंज विल कम डाउन। यू हैव टू पे लेस ऑफ रुपीज टू गेट 1 यूनिट ऑफ डॉलर। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दिस केस द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। So in this case, the rate of exchange fluctuates very frequently in the foreign exchange market, and the foreign exchange is treated as a commodity in the foreign exchange market that is purchased and sold very frequently. Okay, तो जिसके कारण उसके रेट्स कम और ज्यादा तेजी से होते रहते हैं। Every day that goes to change, every day, not only every day, every minute that goes to change. There are some merits and demerits of this flexible exchange rate also. Merits are gold reserve are not required. In this case, the currency is not expressed in terms of gold. जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है कि आपको अपनी करेंसी की जो वैल्यू फिक्स करनी है उसके अगेंस्ट में आपको एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कि आपकी करेंसी कितने गोल्ड के बदले में एक्सचेंज की जाएगी। बट in this case or in this system there is no exchange rate with gold, means gold standard नाम की कोई चीज यहां पर ऑलमोस्ट नहीं होती है। तो we are not required to maintain the use गोल्ड रिजर्व। तो यहां पे हमें हमारे रिसोर्सेज को गोल्ड रिजर्व में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वी कैन यूज द रिसोर्सेज फॉर अदर पर्पस ऑल्सो। इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी। इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी इस तरीके से होती है कि जिस कंट्री में आपको ज्यादा फायदा मिलता है वहां पर आप इन्वेस्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंट्री की जो एक्सचेंज रेट है वो कम है तो वहां पर आप ज्यादा आसानी से अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं एंड यू गेट द मोर बेनिफिट्स। डिमेरिट्स ये होते हैं, मार्केट इनस्टेबिलिटी रहती है। मार्केट इनस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिकॉज ऑफ रेट्स आर गोइंग टू फ्लक्चुएट वेरी फ्रिक्वेंटली, चेंजिंग आर वेरी फ्रिक्वेंटली, देयरफॉर देयर इज नो सर्टेनिटी कि आपने आज जो पैसा इन्वेस्ट किया है कल उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। ठीक है, आप जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज एक्सचेंज रेट बहुत हाई है बट मे बी कि इन फ्यूचर वो एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए और आपको आप जब पेमेंट रिसीव करने का टाइम आएगा तो आपको वो कम करेंसी मिल पाएगी। तो इससे आपको बिजनेस करने में एक डर रहता है, एक फियर रहता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में नहीं बना पाते हैं क्योंकि यहां पर एक्सचेंज रेट बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, बदलता रहता है, जिसके कारण आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना मुश्किल होता है कि आप कितना एक्सपोर्ट करें या उस पर कितनी ड्यूटीज लगाएं, कितना इंपोर्ट की परमिशन दें वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई है वो मनी की जो एक्सचेंज रेट की है फॉरेन करेंसी की वो कम और ज्यादा होती रहती है। देन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज इसमें बहुत ज्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि कभी भी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है और कभी भी एक्सचेंज रेट क्या होता है, कम होता है। तो उसी का बेनिफिट लेने के लिए लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग करते हैं, परचेज करते हैं और सेल करते हैं। जो करेंसी
पर्टिकुलर करेंसी की एक्सचेंज रेट कम होती है उसको लोग खरीद के रख लेते हैं ताकि रेट बढ़ने पर उसको सेल आउट कर सकें। तो एज ए कमोडिटी जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो आप उसको एक्वायर करके और अपने पास होल्ड कर लेते हैं, और जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट बढ़ने पर आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें सट्टेबाजी जो है, स्पेकुलेशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और अननेसेसरी या तो किसी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ने लगती है या उसकी एक्सचेंज रेट कम हो जाती है टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, एंड थर्ड वन, मैनेज फ्लेक्सिबल रेट। अब चूंकि इन दो जो सिस्टम्स हैं उनके डिमेरिट्स को ओवरकम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया है जहां पे मार्केट को फ्री छोड़ा गया है, जहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बट इन केस द एक्सचेंज रेट इज एक्सट्रीमली गोइंग हायर और lower than the central bank or the government of that country comes into picture, और वो उसको कंट्रोल करने के लिए जो उनके पास रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी होता है या तो उसको मार्केट में सप्लाई बढ़ा देते हैं उसकी, या फिर उसको खुद परचेज करके जो एक्सचेंज रेट होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करें कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ने के कारण उसकी रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर जाती जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहां पर उसके पास जो डॉलर का रिजर्व है उसको मार्केट में बेचना शुरू कर देगी। बेचना शुरू कर देगी तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और जो एक्सचेंज रेट है वो नीचे आ जाएगा। और सपोज करें कि डॉलर के रेट बहुत नीचे जा रहे हैं एज कंपेयर टू, तो जो गवर्नमेंट है वो परचेज कर लेगी फॉरेन एक्सचेंज को ताकि उसके पास रिजर्व बढ़ जाए, और दूसरी तरफ ये कि उसको जब परचेज करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से इसमें गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का जो है वो इंटरफेरेंस होता है टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट ए पर्टिकुलर लेवल, ना उससे बहुत ज्यादा ऊपर जा सके ना उससे बहुत ज्यादा नीचे जा सके, बट अल्टीमेटली द मार्केट इज फ्री टू डिटरमाइन इट्स ओन प्राइस। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू एक्सप्लेन द अदर थिंग, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। व्हाई द फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत क्यों होती है? तो बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए आपको फॉरेन करेंसी रिक्वायर होती है। वन आफ्टर वन, पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। इफ यू हैव टेकन लोन फ्रॉम द अदर कंट्री देन यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ योर लोन इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। ओके, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि यू नीड फॉरेन करेंसी टू पे दैट लोन, तो आपको फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी, आपकी तरफ से फॉरेन करेंसी परचेज की जाएगी, तब जाके आप उसका पेमेंट कर पाएंगे। देन गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू वांट टू गिफ्ट टू अनदर कंट्री, जहां पे किसी भी कारण से मे बी कि आपके रिलेटिव हो सकते हैं या गवर्नमेंट को आप गिफ्ट करना चाहते हैं, देन सपोज करें कि आप रुपए में अगर किसी को पेमेंट करेंगे तो देयर इज नो यूज, क्योंकि वहां पर उस कंट्री में रुपया नहीं चलता है, देन यू नीड टू गिव देम इन करेंसी ऑफ दैट कंट्री, तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। देन इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि किसी कंट्री में आपको इन्वेस्टमेंट करने में फायदा हो सकता है, ठीक है, जैसे वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अनडेवलप्ड कंट्री है एंड इट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड, धीरे धीरे वो डेवलप हो रही है, तो आपको लगता है कि आपको वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पर बिजनेस शुरू करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा बेटर एक्सपोजर मिल सके, ज्यादा बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सके, बट टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री यू नीड द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। दैट इज import of goods and services. If you want to purchase something from other country, then you have to make payment in foreign currency or in the currency of that country. ठीक है, तो for that purpose you need again foreign exchange. That is tourism. If you want to visit the other countries, ठीक है, then suppose करें आपको अमेरिका जाना है, then अमेरिका में जाने के लिए वहां पर आपको जो भी पेमेंट करना पड़ेगा that will be made in US डॉलर्स। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो आपको सिंगापुर डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर आप यूके जाते हैं तो वहां पे आपको पाउंड्स और स्टर्लिंग में पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इफ यू वांट टू विजिट दैट कंट्री यू नीड करेंसी ऑफ दैट कंट्री, अनटिल अनलेस यू हैव द करेंसी ऑफ दैट कंट्री यू कांट गो देयर। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, परचेज ऑफ असेट इन फॉरेन एक्सचेंज।
फॉरेन कंट्री, अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं, कंट्री में जाते हैं या वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन अ सेट ऑफ दैट कंट्री, से मकान खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड खरीदना चाहते हैं या फिर कोई और प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको पेमेंट फॉरेन करेंसी में ही करना होगा। एंड लास्ट, स्पेकुलेशन, बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसमें आपको फायदा होता है रेट बढ़ने का, एक्सचेंज रेट चेंज होने का, तो उसका फायदा उठाने के लिए, उसका बेनिफिट उठाने के लिए भी आप समटाइम्स फॉरेन करेंसी परचेज करके अपने पास रखते हैं, तो उसके कारण भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती। नाउ आई एम कमिंग टू एक्सप्लेन यू रीजंस फॉर राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ने के कारण क्या होते हैं, तो उसके जो कारण हैं वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ, fall in price of foreign currency encourages investment। अगर किसी कंट्री की जो एक्सचेंज रेट होती है, मतलब उसकी करेंसी अगर की रेट जो एक्सचेंज है वो कम हो रही है, मीन्स यू हैव टू पे लेस इंडियन रूपी टू गेट दैट करेंसी, पर्टिकुलर करेंसी, तो इसका इंपैक्ट ये होता है कि इससे आपके to get the commodity from that country you have to give less of rupees, जिससे आपको इंपोर्ट काफी सस्ता लगता है। और इंपोर्ट जब आपको काफी सस्ता लगता है तो आप वहां से इंपोर्ट करते हैं, और जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन कि अगर किसी करेंसी की एक्सचेंज रेट कम हो रही है तो वहां से इंपोर्ट करना आपको आसान होता है, तो इंपोर्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और इंपोर्ट की डिमांड बढ़ने के कारण आपको इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए यू नीड फॉरेन करेंसी, और उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर करेंसी को परचेज करना पड़ेगा, तब आप उसका पेमेंट कर पाते हैं। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर करेंसी एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है। दूसरा कारण होता है चीपर फॉरेन करेंसी इंक्रीज द टूरिज्म टू दैट कंट्री। जैसे अगर यूएस डॉलर की रेट ऑफ एक्सचेंज जो बाय दिस टाइम अप्रोक्सीमेटली 76 रुपीज टू 80 रुपीज के बीच में है, कि $1 के बदले में आपको 80 रुपए पे करने होते हैं, है ना। और सपोज करें कि अगर आपको फॉरेन यूएस जाना है, जिसके लिए आपको कम से कम आप मान के चले कि $10,000 की जरूरत पड़ेगी, तो $10,000 को आप 76 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू नीड दिस मच मनी इन इंडियन करेंसी टू विजिट द फॉरेन से अमेरिका। अब सपोज करें कि अगर यही रेट जो एक्सचेंज रेट है वो 50% पर आ जाए, 50% या ये कहें कि अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज पर डॉलर, तो अब आप सोचें कि जहां 10,000 के लिए आपको 76 से मल्टीप्लाई करना था, वहीं आप $10,000 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको वहां जाने का खर्च लगभग क्या हो गया, आधा हो गया। दैट विल अट्रैक्ट यू कि आप अमेरिका घूम के आए, क्योंकि अमेरिका घूमना अब आपके लिए सस्ता हो गया है। तो इस तरीके से जब किसी करेंसी की एक्सचेंज रेट कम हो जाती है तो वहां की तरफ टूरिज्म जो होता है वो अट्रैक्ट होता है, लोग ज्यादा से ज्यादा उस जगह को जाके विजिट करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, एंड दैट इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। देन इज स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी करेंसी के रेट कम हो गए हैं तो लोग उसको बाय करके रख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब उसके रेट्स बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो आप उसको सेल आउट करके और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज भी जो होती हैं वो भी फॉरेन करेंसी की डिमांड को इंक्रीज करने का काम करती हैं। अगर किसी करेंसी की रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल हो रही है, गिर रही है, तो उसका इंपैक्ट ये होता है कि लोग उसको परचेज करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो फ्यूचर में उसकी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर उसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, फर्दर जो चीजें हैं अभी इसमें और बहुत कुछ बाकी है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट। यस, इन द लास्ट वीडियो we learned about the demand for the foreign currency and the sources of supply of foreign currency. Reasons for the demand for foreign currency, increasing demand of foreign currency. Now we are discussing about the supply of foreign exchange and reasons for rise in foreign exchange. Yes, supply of foreign exchange. So first of all, why we need, how the supply of foreign exchange is increased। फॉरेन करेंसी जो है वो, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपको कहां से सप्लाई होता है, वेयर फ्रॉम यू गेट। ठीक है,
So first of all, export of goods and services. Whenever you export goods and services to other countries, you get the payment in foreign currency. So this is the source of foreign currency supply. Okay. Second is direct foreign investment. Sometimes बहुत सारे investors होते हैं जो foreign country के हैं. They directly make investment in India. They establish their business enterprise in India, factories वगैरह वगैरह वो इंडिया में आके डायरेक्टली स्टैब्लिश करते हैं और वो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा उनका फॉरेन करेंसी में होता है. उसके बाद आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड. यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइड ट्रांसफर. मतलब ये है कि वहां से जो पैसा आएगा उसके बदले में आपको उसे चुकाना नहीं है. दिस इज नोन एज यूनिलैटरल. तो यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब फॉरेन से अगर आपके पास कोई पैसा ट्रांसफर होता है, जस्ट लाइक कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन में जाके काम करते हैं, तो वहां पर वो लोग अर्न करते हैं और फिर वहां से अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को वो पैसा सेंड करते हैं. तो वो जो पैसा वहां से सेंड करते हैं वो फॉरेन करेंसी में आता है. यहाँ पे गवर्नमेंट को वो पैसा मिलता है, मतलब बैंक में आपके पास पैसा आता है, बैंक उसके बदले में आपको इंडियन करेंसी में पैसा पे करती है. ठीक है. उसके बाद आता है डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉन रेसिडेंट्स इन इंडिया या डोमेस्टिक कंट्री. बाहर रहने वाले जो बहुत सारे लोग हैं वो इंडिया में डायरेक्टली असेट्स को परचेज करते हैं, यहाँ पर मकान खरीदते हैं, जमीनें खरीदते हैं या और किसी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो दिस इज अनदर वे ऑफ गेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज एंड स्पेकुलेटिव परचेज बाय नॉन रेसिडेंट इन डोमेस्टिक कंट्री. ठीक है. यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेकुलेटिव परचेज, यहाँ पर किसी चीज के रेट बढ़ रहे हैं, अभी गिरे हुए हैं, इन फ्यूचर द रेट्स विल इंक्रीज, से गोल्ड, सिल्वर, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें स्पेकुलेशन के चांसेस होते हैं कि उनके बहुत तेजी से रेट्स कम और ज्यादा होते रहते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेकुलेटिव चीजों के कारण. या फिर ये हो सकता है कि हमारी जो करेंसी है, हमारी इंडियन करेंसी जो है उसमें अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए भी वो हमारी करेंसी को परचेज करते हैं और उसको परचेज करने के लिए दे हैव टू मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी. वो डॉलर्स में उनको पेमेंट करेंगे और यहां से उनको इंडियन रुपीस परचेज में मिलेगा. ठीक है. उसके बाद आते हैं अपना रीजंस फॉर सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज में सप्लाई बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? प्राइस राइज इन फॉरेन करेंसी एंड रिच एक्सपोर्ट. ठीक है. फॉरेन करेंसी की प्राइस अगर बढ़ती है मीन्स टू गेट $1 यू हैव टू पे मोर रुपीज. तो इसका मतलब ये होता है कि $1 के बदले में उनको इंडिया की ज्यादा करेंसी मिलती है. इसका मतलब ये है कि अगर वो इंडिया में प्राइस राइज इन फॉरेन करेंसी एनकरेजेस एक्सपोर्ट. यहां से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यू विल गेट मोर डॉलर्स. ठीक है. कि आपको $1 के बदले में $1 मतलब कितने डॉलर मिलेंगे, वो जो चीज होती है तो वो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए एनकरेज करती है, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा डॉलर, मतलब आज जब आप सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो यू विल गेट मोर डॉलर. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा प्राइस राइज इन फॉरेन करेंसी अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट. ठीक है. कि इंडिया में उनको ज्यादा रुपया मिलता है. मतलब ये है कि एक जो डॉलर है उसके बदले में ज्यादा इंडियन रुपीज मिलेगा. तो इसका मतलब ये है कि जब वो इंडिया में आते हैं तो $1 खर्च करते हैं, बट वो इंडियन रुपीज ज्यादा एक्वायर करते हैं, तो उससे उनको यहाँ पे आना सस्ता लगता है. और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने के लिए ज्यादा आएंगे. अगर हम इंडिया की बात करें तो इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज. एंड स्पेकुलेटर्स ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सप्लाई टू गेट गेन्स. बेनिफिट्स को उठाने के लिए जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो भी जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉरेन करेंसी उसकी रेट बढ़ जाती है, मतलब ये है कि उनको इंडिया के ज्यादा रुपए मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा इंडियन रुपीस मिलते हैं और उसका फायदा उनको मिलता है. इस तरीके से ये बहुत सारे रीजंस हैं जो रीजंस फॉर सप्लाई राइज के लिए माने जा सकते हैं. फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार. सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है या आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है. फर्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपोर्ट करके आपको जब गुड्स एंड सर्विसेज आप फॉरेन कंट्री में
भेजते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो बदले में आपको जो पैसा मिलता है दैट इज द फॉरेन करेंसी। उसके बाद डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन के इन्वेस्टर जो रहते हैं वो इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर और डिबेंचर्स खरीद सकते हैं या अदर तरीके के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर, वहां से वन साइडेड ट्रांसफर होता है जो कि यहाँ इंडिया में आता है, लेकिन यहाँ से हम उनको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो इन जनरल इट हैपेंस इन केस ऑफ इंडियन पर्सन्स हु आर वर्किंग अब्रॉड। Then is directly purchased by goods and services by non-resident. Some other non-resident persons, foreign country के भी हो सकते हैं और Indians भी हो सकते हैं, who have become the non-resident in India. They directly make purchase in our country and they need to pay in foreign currency. Then speculative purchase के कारण भी ऐसा हो सकता है कि इंडिया में कोई चीज अगर सस्ती अवेलेबल हो रही है and chances of that commodity is going कि प्राइस उसकी बढ़ जाएगी, तो वो यहां से उस चीज को खरीदते हैं और वहां पर उसको सेल आउट करते हैं, वो उनका अपना आउटलुक हो सकता है। दैट इज ये है सप्लाई राइज के कारण कि प्राइस राइज इन फॉरेन करेंसी एनकरेज एक्सपोर्ट। जो एक्सचेंज रेट है अगर फॉरेन करेंसी का बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों को यहां से खरीदना सस्ता पड़ता है। ठीक है, मतलब ये कि यहां से वो लोग खरीदते हैं तो उनको कम डॉलर पे करने होते हैं टू गेट द मोर वैल्यू ऑफ रुपीज। तो इससे उनको इंपोर्ट करना आसान होता है और उनको इंपोर्ट करना आसान का मतलब होता है हमारे एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, मतलब हमारी चीज की वैल्यू कम हो जाती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सस्ती हो जाती है, तो हमारी जो चीजों की डिमांड है फॉरेन कंट्री में बढ़ जाती है और फॉरेन कंट्री में डिमांड बढ़ने के कारण हमारी सेल बढ़ती है फॉरेन कंट्री में, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिल पाता है। सेकेंड इज प्राइस राइज इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ने से उन लोगों को जो फॉरेनर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं बाहर के, उन लोगों को इंडिया में घूमना, यहाँ पे विजिट करना ज्यादा इजी और चीप पड़ता है। तो इसके कारण ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इंडिया आते हैं, हमारी कंट्री में आते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं जहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो इस तरीके से एडजस्ट होता है। तो उससे उस पर्टिकुलर कंट्री का फॉरेन टूरिज्म बढ़ता है, जिसके कारण उनके पास जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। That is speculative also used to get gains। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो भी जो सस्ती करेंसी होती है उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं और उसका स्पेकुलेटिव गेन जो है, बेनिफिट जो है, उसको उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके कारण भी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाता है। Now I'm going to explain you some terms used in this chapter. First is currency depreciation. Currency depreciation का मतलब क्या होता है? Whenever decrease in value of domestic currency, domestic currency की वैल्यू कम हो जाती है in terms of foreign currency. कम होने का मतलब होता है कि you have to give more domestic currency to get one unit of foreign currency. ओके, फॉरेन कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज को एक्वायर करने के लिए आपको ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी पे करनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इट हैपेंस ड्यू टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपकी करेंसी की और एक पर्टिकुलर करेंसी की जो डिमांड एंड सप्लाई का रेट वो है, रेशो है, अगर वो डेविएट होता है तो उसके कारण अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होने का मतलब होता है फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना। फॉरेन करेंसी की वैल्यू का बढ़ने का मतलब होता है यू नीड टू पे मोर डोमेस्टिक करेंसी टू गेट वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। दैट इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन। ओके, तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? अभी अपन ने देखा कि आपके एक्सपोर्ट्स इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है, फॉरेन टूरिज्म जो है वो अट्रैक्ट होगा और आपके पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस इज नॉट डन बाय एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन, इट हैपेंस ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Just opposite to this is currency appreciation, increase in value of domestic currency in terms of foreign currency। यहां पर आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब होता है कि यू नीड टू पे लेस डोमेस्टिक करेंसी टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें यह होगा कि इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इसका जस्ट अपोजिट जो पूरा इंपैक्ट है
वो इसका जस्ट अपोजिट आएगा। तो इट मे हैपन ड्यू टू market forces of demand and supply of foreign currency in foreign exchange market. After this currency devaluation इसका मतलब होता है कि when the currency, the value of domestic currency is reduced by the government of particular country. ठीक है, जब सरकार की तरफ से खुद डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम किया जाता है, इट इज नॉट ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। तो इट इज नोन एज करेंसी डिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी या डिवैल्यूएशन इन करेंसी। तो इट इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, नॉट बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका जस्ट अपोजिट है करेंसी रिवैल्यूएशन, व्हेन ever the value of domestic currency is increased by the government of that country, it is known as a revaluation of country. ये अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स या अलग अलग सिचुएशंस को देखते हुए गवर्नमेंट में डिसाइड टू आइदर डिवैल्यू द करेंसी और रिवैल्यू द करेंसी। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए या इंपोर्ट्स को कम करने के लिए या इंपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स को कम करने के लिए, वट एवर मे बी द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री मे टेक डिसीजंस आइदर टू रिवैल्यू द करेंसी और डिवैल्यू द करेंसी ऑफ इट्स ओन कंट्रीज। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू एक्सप्लेन अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, व्हाट इज दैट? Market where the foreign currencies are bought and sold is known as foreign exchange market. ठीक है, ऐसा मार्केट जहां पे कमोडिटी के रूप में जो भी कुछ होता है वो होता है फॉरेन करेंसी। डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसीज होती हैं, दे आर ट्रेडेड इन द मार्केट। कोई परचेज करता है और कोई सेल करता है। तो इस मार्केट में जो बायर एंड सेलर होते हैं नॉर्मली, वो होते हैं फॉरेन बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट होती हैं, फॉरेन एक्सचेंजर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज में काम करने वाले लोग रहते हैं। वो लोग इस मार्केट के जो प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इट इज अ मार्केट वेयर द करेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ अनदर करेंसी। ओके, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इट मे बी डिवाइडेड एज in two types. One is spot market and the other one is forward market. Spot market is the market in which the currencies of two countries are immediately purchased and sold. Means you have to make payment and you will get the payment. यहां पर जो भी ट्रांजेक्शन होगा इंस्टेंटली होगा। आप अगर परचेज कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना होगा और सामने वाले को इंस्टेंटली सप्लाई करना होगा। देयर इज नो गेस्टेशन पीरियड, यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा पीरियड अवेलेबल नहीं होता है। इन जनरल 2 दिन का यहाँ पे पीरियड होता है जिसमें आपको फॉरेन करेंसी डिलीवर करनी है और उसके बदले में आपको पैसा मिलने वाला है। तो इट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। स्पॉट मतलब इंस्टेंटली, जहां पे आपको बाय और सेल करना होता है एंड यू हैव टू मेक द पेमेंट एंड यू हैव टू गेट द पेमेंट। तो सेल और परचेज इंस्टेंटली हो जाता है, हाथों हाथ होता है। फॉरवर्ड मार्केट जो है, यहां पर ये होता है कि सेल एंड परचेज आर सेटल्ड ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। जो भी आप सेल परचेज कर रहे हैं, इससे आप अगर डॉलर खरीद रहे हैं तो आपको रुपीज में पेमेंट करना है, राइट? तो आपको डॉलर जो आपको मिलेगा और जो आप रुपी पे करेंगे, दैट विल बी डन इन ए फ्यूचर डेट बट एट द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड टुडे। यहां पर यह होता है कि आप जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसकी रेट ऑफ एक्सचेंज जो है विच इज बीइंग डिटरमाइंड टुडे, बट द ट्रांजेक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ फ्यूचर डेट। जैसे आज की तारीख में जो भी है, फ्यूचर को देखते हुए हम रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड कर सकते हैं कि सपोज करें फ्यूचर में डॉलर्स की डिमांड कम होगी तो डॉलर्स के रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आज कोई 2 बिजनेसमैन या 2 जो भी पर्सन्स हैं, दे डिसाइड कि अगले महीने की या सितंबर में 25 तारीख को हम एक्सचेंज करेंगे $10,000 एट द एक्सचेंज रेट ऑफ से 70 रुपीज। मतलब ये है कि $1 के बदले में 70 रुपए पे करेंगे, लेकिन वो जो ट्रांजेक्शन इंप्लीमेंट होगा वो कब होगा,
सितंबर 25 को इंप्लीमेंट होगा। मतलब ये कि डॉलर की डिलीवरी जो होगी वो सितंबर में होगी, उसके बदले में हम रुपए जो उसको देंगे वो हम सितंबर में देंगे, लेकिन रेट आज डिटरमाइन किया जा रहा है आज की डेट में। तो इट इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट। तो सेल एंड परचेज आर सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एट एन एक्सचेंज रेट अग्रीड अपॉन टुडे। आज आप रेट फिक्स कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रांजेक्शन इंप्लीमेंट होगा दैट विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन अ फ्यूचर डेट। इन दिस वे द चैप्टर इज ओवर नाउ।